सरोज नाम की एक बुढ़िया थी जो स्वभाव से बड़ी ही लालची प्रतीत होती थी। सरोज के दो पोते थे, बड़ा राहुल और छोटा चेतन। दोनों पोतों की शादी हो चुकी थी। सरोज, जो कि मटके बनाने का काम किया करती थी, वह इस उम्र में भी बेहद सुंदर मटके बनाया करती थी। पर वह अपनी कमाई का एक भी पैसा अपने बहू बेटों को नहीं दिया करती थी। साथ ही वह अपने खर्चे के पैसे भी अपने बेटों से लिया करती थी, जिस वजह से सरोज हमेशा ही उसकी बहुओं की नजरों में खटका करती थी। ऐसे ही एक शाम सरोज अपनी बड़ी बहू काजल और छोटी बहू ज्योति को आवाज देती है। ज्योति बहू, काजल बहू, अरे यहाँ आओ। जी अम्मा जी आए। अरे बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? और क्या बनेगा अम्मा जी? वही दाल भात। ना ना, आज दाल भात खाने का मन नहीं है। एक काम कर, बढ़िया सा छोंक लगाकर अंडे की भुर्जी बना दे। बड़ा मन कर रहा है खाने का। अरे अम्मा जी, जानती भी हो अंडा कितना महंगा है। एक अंडा 10 रुपए का है। लाओ 2 पैसे। अरे बेशरम, मुझसे पैसे मांग रही है? शर्म ना आए तो है? अरे इस उम्र में तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। सेवा तो हम दोनों आपकी इतना करते हैं, पर आप भी तो अपने कमाया हुआ एक पैसा हमें देखने तक नहीं देती। अरे खर्चने की तो बात ही बड़ी दूर की है, उसका क्या? मुझसे मेरे मेहनत के पैसे पे सवाल करने का तुम दोनों का कोई हक नहीं है। आ गई समझ में बात? उतना किया करो जितना कहा है, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी घर से। सरोज की बात सुनकर काजल और ज्योति वहां से चली जाती हैं और ज्योति गुस्से में बोलती है। दीदी देख रही है ना अम्मा जी की चालाकी और लालच। अरे आम के आम और गुठलियों के दाम। खुद का तो पैसा दबा कर ही रखती है, हमारे पतियों से भी ले लेती है। लालची बुढ़िया है एक नंबर की। हाँ ज्योति, सही कह रही है। आज तक समझ नहीं आया आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर ना इस लालची बुढ़िया के कमरे की तलाशी लेते हैं। जितना पैसा होगा ना, दोनों मिलकर आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अगले दिन जब सरोज मंदिर गई हुई होती है, तभी दोनों बहुएं मौका पाकर उसके कमरे की तलाशी करती हैं, पर दोनों के हाथ सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं आता। जिस पर काजल बोलती है, आय हाय ज्योति, इस लालची बुढ़िया ने सारा पैसा खाने की तरह खा लिया क्या? अरे एक नोट सिक्का कुछ भी नहीं है। सारा का सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया? दीदी मुझे लगता है इस लालची बुढ़िया का ना जरूर इस बूढ़े सरपंच के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर मैंने ना कई बार देखा है इन्हें छिप छिप कर मुंह से मुंह भिड़ाकर बातें करते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमें लूट लूट कर सब छीन कर हमें ही नौकर बना कर रख ले अपना। अगर ऐसी बात है ना, तो हम इस लालची बुढ़िया पर अपनी पैनी नजर बना के रखेंगे और पता लगा कर ही छोड़ेंगे आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। दोनों बहुएं हर वक्त सरोज पर अपनी कड़ी नजर जमाई रखती हैं। एक दिन जमींदार सरोज के घर आता है और बोलता है, सरोज जी, अरे ओ सरोज जी, कहाँ हो आप? जी जमींदार जी, आप यहाँ? मैंने आपको मना किया था ना कि घर मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपसे मिलने। जी वो थोड़ी जरूरी बात थी तो आना ही पड़ा। ठीक है, मेरे साथ कमरे में चलिए। सरोज जमींदार को अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद जमींदार नोट गिनता हुआ बाहर आता है और चला जाता है। काजल और ज्योति ये सारा नजारा देख लेती हैं और आपस में बोलती हैं, दीदी देखा, मैंने बोला था ना ये लालची बुढ़िया और उस जमींदार का चक्कर चल रहा है। अरे उस दिन हम दोनों ने सारा कमरा छान मारा, हमें तो एक चवन्नी तक नहीं मिली, तो आज ये इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? और वो भी कमरा बंद करके। दाल में कुछ तो काला है, पूरी बात का पता लगाना होगा ज्योति, वरना ये बुढ़िया हमें कंगाल करके ना
और बदनामी का कीचड़ हमारे मुंह पे मल के चली जाएगी। दोनों बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां सरोज आ जाती है और बोलती है, अरे क्या खुसर फुसर कर रही हो आपस में? सारा दिन न जाने मुंह से मुंह भिड़ाकर कौन सी चुगली करती हो। अरे जाकर मेरे लिए चाय बना दे, दर्द से सर फट रहा है। सरोज की बात सुनकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं और काजल जल्दी से चाय बनाकर सरोज को देती है। वक्त गुजर रहा था। दोनों बहुओं को सरोज का लालच देखकर बेहद गुस्सा आने लगा था। ऐसे ही एक दिन सरोज मटके बनाते हुए खुद से कहती है, भगवान तेरी कृपा से आज तक सब संभाल के रखा है और जमींदार जी ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। इस बात को छुपाने में अब बस इससे पहले कि घर वालों या बाहर वालों को कुछ थोड़ा बहुत भी भनक पड़े, मुझे जल्दी से सब कुछ खत्म करके पक्का समाधान करना होगा। मुझे जमींदार जी से बात करनी होगी। सरोज की ये सारी बातें काजल सुन लेती है और मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये लालची बेशरम बुढ़िया जमींदार के साथ मामला सेट करने जा रही है ताकि इन दोनों के इस खुफिया रिश्ते की भनक किसी को ना लगे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज तो मैं और ज्योति मिलकर इसका सारा काला चिट्ठा अपने पति और समाज के सामने रख देंगे। फिर पता चलेगा इस उम्र में लालच और इश्क लड़ाने का क्या नतीजा होता है। सरोज जल्दी से अपने हाथ धोकर जमींदार के घर की तरफ रुख पकड़ती है। वहीं ज्योति और काजल भी दबे पांव सरोज का पीछा करने लगते हैं। जहां वह देखते हैं कि सरोज फिर से ढेर सारे पैसे जो कि उसने मटके बनाकर और अपने बेटों से लेकर जमा किए थे वह उस जमींदार को देती है। इस सारे दृश्य को काजल अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। जैसे ही शाम को दोनों के पति घर आते हैं तभी काजल बोलती है, अम्मा जी आज से हम आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और आप अभी के अभी हमारा ये घर छोड़कर निकल जाइए यहाँ से। अरे बहू भांग खाकर बैठी है क्या? अरे तू होती कौन है मुझे घर से निकालने वाली? इस घर की बहू जो कि आपकी तरह लालची और बेशरम नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बाहर क्या गुलछर्रे उड़ा रही हो। अपनी जुबान को लगाम दे बहू, क्या बोल रही है? अम्मा जी हम दोनों सब जानते हैं कि आप कैसी कैसी हरकतें करती हैं उस जमींदार के साथ। छी छी छी, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आप और इस उम्र में, हाय हाय। बकवास बंद कर बहू। ठीक है बकवास बंद कर देते हैं और वीडियो चालू कर देते हैं। ये लीजिए सारे के सारे खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। इतना कहकर काजल अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सभी को दिखाती है, जिसे देखकर सरोज के पोतों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं राशन पानी लेकर सरोज पर चढ़ जाती हैं और उसे कुछ भी कहने का एक मौका नहीं देती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी वहां पर जमींदार हाथों में कुछ कागज लिए हुए आता है और बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो कितना गलत कर रही हो। आ गया लालची बुढ़िया का आशिक उसकी हिमाकत करने के लिए। बकवास बंद करो तुम दोनों। जो पैसे वो आज तक सरोज जी मुझे देती रही हैं, वो पैसे इस घर के कर्जे के थे, क्योंकि जब राहुल और चेतन के माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे तब सरोज जी के पास केवल ये घर था। इसे गिरवी रखकर उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था। उन्होंने चेतन और राहुल की शादी की, उन्हें इस लायक बनाया कि वो खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिए वो बिना किसी को बताए चुपचाप आज तक एक एक रुपए जोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्जा उतार रही थी, जिसे तुम लालच का नाम दे रही हो। इसका मतलब आपका और अम्मा जी का कुछ भी नहीं चल रहा? तो उस दिन कमरा बंद करके मैंने सरोज जी को हिसाब किताब बताया था। इसके बाद उन्होंने मुझे और पैसे दिए और अब जाकर इस घर का कर्जा पूरा हो चुका है। सरोज जी बिना किसी को बताए दिन रात बस इसी चिंता में रहती थीं
कि कल अगर उन्हें कुछ हो गया तो कर्जा उतारने के चक्कर में कहीं ये दोनों भाई या आप दोनों बहुएं आपस में लड़ लड़कर एक दूसरे से अलग ना हो जाओ। इसीलिए आज तक उन्होंने अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा आप लोगों को ना देकर सिर्फ मेरा कर्ज उतारने के लिए लगाया। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। इतना कहकर जमींदार घर के कागज सरोज के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। अब सबके सामने सारा सच आ चुका था, जिसके बाद ज्योति और काजल की नजरें और गर्दन बुरी तरह से शर्म से झुक जाती हैं। दोनों हाथ जोड़कर सरोज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। सरोज रोते हुए अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद से सभी वापस से मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। नीलम दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज काम से आते हुए नीलम के पति अजय का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में अजय के सिर पर गहरी चोट आ जाती है, जिस वजह से अजय अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। नीलम की एक छोटी बेटी भी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह नीलम नहा धोकर पूजा करती है और दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हे दुर्गा माता, आज तक तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बना के रखी है। आगे भी इस कृपा को यूं ही मुझ पर बनाए रखना मेरी माता रानी। मैंने जीवन का हर सुख दुख, हर तकलीफ बस तेरे चरणों में रख दिया है। जय दुर्गा मैया की। इतना कहकर नीलम अपनी पूजा समाप्त करती है, जिसके बाद वह अजय और अपनी बेटी को प्रसाद देती है। तभी अजय बोलता है, तुम रोज रोज इनकी पूजा क्यों करती हो? ये कहाँ रहती हैं? कहाँ मिलेंगी मुझे? मैं इनसे बात करूंगा, इनके साथ खेलूंगा। अजय की बात सुनकर नीलम की आंखों में दुख के आंसू भर आते हैं। उसे अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जब अजय बिल्कुल ठीक ठाक था। उसका एक हंसता खेलता परिवार था। अजय की जान बचाने के लिए नीलम ने अपना घर बाहर सब कुछ बेचकर सारा पैसा अजय के इलाज पर लगा दिया था, जिस वजह से अब वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। तभी अजय दोबारा बोलता है, तुम कहाँ खो गई? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना। ये कहाँ रहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना जानती हूँ, आंखें बंद कर कर इनका ध्यान लगाएंगे ना आप, तो ये आपको जरूर मिलेंगी। अजय की बातों का जवाब देने के बाद नीलम बाकी के कामकाज में लग जाती है। नीलम आसपास के घरों में कामकाज करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। नीलम खुद खाती या ना खाती, लेकिन अपनी बेटी और अपने पति का पेट जरूर भरती और खुद खाली पेट दुर्गा माँ का नाम लेकर यूं ही सो जाया करती। इस कठिन समय में नीलम को एक बड़ी सेठानी जिसका नाम परमिला था, उसके यहाँ काम मिल जाता है। परमिला जुबान की तीखी और स्वभाव की बड़ी कंजूस थी। एक सुबह नीलम काम पर देरी से पहुंचती है, जिस पर परमिला उसे गुस्सा होते हुए बोलती है, नीलम क्या बात है, समय तो देख क्या हो रहा है। अरे आज के दिन की मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगी, लेट आई है तू। अरे इतना तो तू काम नहीं करती जितना तू महीने में लेट आ जाती है। मालकिन, मेरी छोटी बच्ची है, मेरा पति भी मानसिक रोगी है, मुझे उन दोनों के खाने पीने का पूरा प्रबंध करके आना पड़ता है। उनका नहलाना धुलाना सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है, इसीलिए कभी कभार लेट हो जाती हूँ। तेरे घर में कौन मानसिक रोगी है, कौन शारीरिक रोगी है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पैसे, मेरे काम और मेरे टाइम से मतलब है। तू अपने घर में चाहे जो मर्जी कर, पर यहाँ तुझे टाइम से आना पड़ेगा, और नहीं आएगी तो तेरी पगार काट दूंगी। मालकिन ऐसा मत कहिए, मुझ गरीब का घर इन्हीं मेहनत के पैसों से चल रहा है। चल रहा है तो फिर ध्यान रख, जहाँ काम कर रही है वहाँ अपना पूरा समय दे। बात आ गई समझ में? वरना ये काम छोड़कर तो जा सकती है, काम करने वाले नौकरों की कमी नहीं है। परमिला की बात सुनकर नीलम चुप हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब नीलम की चाहे तबीयत खराब हो या फिर मौसम खराब हो, नीलम किसी भी हाल में समय पर काम पर पहुंच जाया करती थी।
और अपने घर और पति की देखरेख भी किया करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के शुभ दिन आने वाले होते हैं। जैसे ही नीलम अपने काम पर पहुंचती है, तभी परमिला बोलती है, कल से नवरात्रि का शुभ अवसर शुरू हो रहा है, तो तुझे सुबह जल्दी आना होगा और शाम को देर से जाना होगा। ठीक है? पूजा की सारी तैयारी से लेकर कन्या पूजन तक सब कुछ तुझे ही करना है। वो सब तो ठीक है मालकिन, मैं सब कुछ कर दूंगी, पर मुझे भी नवरात्रि का पूजन करना है। 9वीं वाले दिन मेरे घर पर भी कन्या बैठेंगी, इसीलिए 9वीं वाले दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगी। देख नीलम, मैं तुझे तेरे काम के पैसे देती हूँ और तू खुद भी जानती है कि तुझे पैसों की कितनी जरूरत है। 9वीं वाले दिन मेरे घर में भी पूजा है, मेरे घर में भी कन्या बैठेंगी, इसीलिए तेरे घर से तेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी तेरे घर पे क्या ही होगा जो तू बना कर कन्याओं को खिला देगी। अरे जो यहाँ बनेगा बच जाएगा, वही उठाकर ले जाना और कर लेना अपना कन्या पूजन। बेचारे नीलम कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप घर के काम में लग जाती है और शाम को वापस चली जाती है। अगली सुबह नवरात्रि का शुभारंभ होता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर नीलम जल्दी से पाठ पूजा करती है और उसके बाद अपने घर का सारा काम खत्म करके वह परमिला के घर जाती है, जहां वह आरती से लेकर शाम के खाने तक की सारी तैयारी करती है। जैसे तैसे करके अष्टमी तक का समय बीत जाता है। अष्टमी की शाम को जब नीलम काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है, तभी परमिला उसे रोकते हुए बोलती है, नीलम, तुझे मैंने जो कहा था याद है ना? कल के दिन तुझे आना है और ठीक से सारा काम करना है, और अगर छुट्टी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे पैसे काट लूंगी तेरे, एक पैसा नहीं दूंगी और काम से निकालूंगी वो अलग। परमिला की बातें सुनकर नीलम के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। पैसों की भी जरूरत है और कल के दिन अगर कन्या पूजन ना किया तो उसकी नवरात्रि अधूरी रह जाएगी। अगले दिन जैसे ही नीलम की आंख खुलती है, वह जल्दी से तैयार होकर पूजा करती है और कन्या पूजन का सामान बनाने के लिए जैसे ही वह अपने घर के राशन के डब्बे खोलती है, तो देखती है कि उनमें राशन ही नहीं है, जिस पर नीलम खुद से बोलती है, हे माता रानी, मैं क्या करूं? घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब तो मुझे मालकिन के यहाँ काम करने जाना ही पड़ेगा, तभी मुझे कुछ पैसे मिल पाएंगे और मैं अपना कन्या पूजन पूरा कर पाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया मुझे। इतना कहकर नीलम बाकी के सभी काम खत्म करके परमिला के यहाँ जाती है, जहाँ वह कन्या पूजन का सारा भोजन बनाती है और 9 कन्याओं को बिठाकर सारा भोजन परोसती है। मालकिन, आपके घर का सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए मालकिन, मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है और मुझे कन्या पूजन करना है। अरे ये सामान बचा है ना, यही ले जा। पैसे वैसे का क्या करेगी, आज वैसे भी बहुत खर्चा हो गया, मेरे पास नहीं है पैसे, और वैसे भी तू कितना कुछ भी कर ले, माता रानी तेरे गरीब खाने में कभी नहीं आएंगी। परमिला की बात सुनकर नीलम घर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कन्या पूजन हो तो कैसे हो। तभी अपने घर के पास पहुंचकर वो देखती है कि 9 कन्याएं हाथों में भोजन से भरी हुई थालियां लेकर उसके घर से बाहर निकल रही है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और बोलती है, माँ आप आ गई? सभी कन्याओं ने खाना खा लिया था, इसीलिए वो अपने घर जा रही है। आप जल्दी से सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। नीलम सभी कन्याओं का आशीर्वाद लेती है और अपनी बेटी से बोलती है, बेटा ये सारा भोजन किसने बनाया? हमारे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं था। हे दुर्गा माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और कन्याओं को भोजन किसने बनाकर खिला दिया? माँ कैसी बातें करती हो, आपने ही तो बनाया है, आप ही तो आई थी कितना सारा राशन लेकर, भूल गई क्या? नीलम को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी नीलम हाथ जोड़कर दुर्गा माता के मंदिर के आगे बैठ जाती है और बोलती है,
आखिर मेरे पीछे से मेरी छवि बनकर कौन आ गया था? नीलम इतना बोलती ही है कि तभी उसके मंदिर से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और साक्षात दुर्गा माता उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, नीलम, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे घर पर आई थी। रही बात कन्या पूजन की और प्रसाद बनाने की, तो वो सब तो तुमने परमिला के घर पर ही कर दिया था। मेरी बच्ची, तेरी परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने तेरी परीक्षाएं ली और तू हर परीक्षा में सफल हुई। हमेशा भक्त के पास ही यह हक नहीं होता कि वो भगवान की सेवा करे। भगवान को भी भक्त की सेवा करने का पूरा अधिकार है। तथास्तु मेरी बच्ची, सदा खुश रह। आज के बाद तेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तेरे साथ है। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उस समय के बाद से नीलम का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसका पति वापस से पहले की तरह ठीक हो जाता है और काम पर जाना शुरू कर देता है, जिसके बाद नीलम के घर के हालात भी सुधरने लगते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो इस तरह माता के चमत्कार और नीलम की सच्ची भक्ति से उसका सारा जीवन सफल हो जाता है। सोनपुर गांव में कविता अपनी माँ रजनी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। गरीबी के चलते उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके कारण कविता ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। वह अपने घर का खर्च चलाने के लिए एक बड़ी सेठानी के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। कविता हमेशा से ही इंग्लिश बोलना चाहती थी। उसे इंग्लिश बोलना और पढ़ना बेहद पसंद था। ऐसे ही एक दिन वह खुद से कहती है, हे भगवान, काश तुम मुझे इस छोटे से परिवार में इतना काबिल बना देता कि मैं पढ़ पाती और फटर फटर इंग्लिश बोल पाती। जब भी मैं किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं भी इंग्लिश बोलूं। ना जाने कब मैं गरीब इंग्लिश बोलने वाली अपने गांव की पहली लड़की बन पाऊंगी। इतना सोचकर कविता वापस अपने काम में लग जाती है। एक दिन जब कविता अपनी सेठानी के घर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वह उनके बेटे पंकज के कमरे में पहुंच जाती है, जहां टेबल पर रखी हुई एक इंग्लिश की किताब पर उसकी नजर जाती है। कविता उस किताब को उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है। तभी सेठानी वहां आ जाती है और गुस्से में कविता से किताब छीनते हुए बोलती है, ये कौन सी सफाई चल रही है तेरी? और तू मेरे बेटे की किताबों में क्या देख रही है? क्या पढ़ने की कोशिश कर रही है? कहीं तू किताबों में रखे पैसे तो नहीं चुरा रही? पंकज की आदत है, अक्सर किताबों में पैसे रख देता है। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस साफ सफाई कर रही थी। ये किताब तो टेबल पर खुली रखी थी, मैं इसे उठाकर बस बंद ही कर रही थी और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे ये इंग्लिश की किताबें हैं, तुझे इसका क्या पता? आई बड़ी पढ़ने वाली। अरे पढ़ी लिखी होती तो ऐसे घरों का काम थोड़ी ना कर रही होती। ऐसा नहीं है मालकिन, पढ़ना लिखना जानती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है। वो तो हालातों के चलते मैं पढ़ नहीं पाई, वरना। बस बस, ये अरना वरना कुछ नहीं होता। इंग्लिश नाम की चिड़िया तेरे जैसे गरीबों के पल्ले नहीं पड़ती। 2-4 इंग्लिश के अक्षर जान लेने से इंग्लिश नहीं आ जाती। इंग्लिश अमीरों की भाषा है। सेठानी जी, शिक्षा पर तो सबका समान अधिकार है, फिर इंग्लिश भाषा में क्या अमीरी और क्या गरीबी? बदतमीज, मुझसे जुबान लड़ा रही है। चल जा, अपने काम पर लग जा, नहीं तो काम से निकाल फेंकूंगी। कविता सेठानी का गुस्सा देखकर और अपने काम पर लग जाती है। कविता को हमेशा से ही बड़ी लगन थी कि वो भी बहते पानी की तरह इंग्लिश बोले, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उसका ये सपना एक सपना ही बनकर रह गया था। एक शाम जब काम खत्म करने के बाद कविता अपने घर पहुंचती है, तभी उनके घर शांति नाम की एक बूढ़ी पड़ोसन आती है और बोलती है, कविता, जरा पढ़कर तो बता, मेरा नालायक पोता क्या लिख कर गया है? क्या बात हो गई आंटी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं,
मैंने अपने निकम्मे पोते से कहा था कि सब्जी लेकर आनी है, लेकिन मेरे रसोई में जाते ही इस कागज पर ये लिख कर न जाने कहाँ चला गया। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड हाउस। अरे दैया, का किटर पिटर कर रही लल्ली, मोए तो समझ ना आ रहो। आंटी जी वही तो बताया अभी मैंने, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा इंग्लिश में लिख कर गया है कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है। अच्छा, तो ये नास पीटा अंग्रेजी में लिख कर छोड़ गया, तभी मैं कहूँ ना जाने कौन से अक्षर लिखे हैं। क्या बात है कविता, तेरा थोड़ा बहुत ज्ञान तो बड़े काम का है। मोए तो पता ही ना था तो ये इंग्लिश भी आवे है। हाँ, थोड़ी थोड़ी, तभी तो आपको पढ़कर बता दिया। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी कविता की माँ बाजार से वहां जाती है। शांति उसे कविता के बारे में बताती है कि किस तरह उसने उसकी मदद की और उसकी तारीफें करती वहां से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कविता जब भी पंकज को किताबें पढ़ती देखती तो उसके मन में भी पढ़ने की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती। एक रोज जब कविता पंकज के लिए जूस लेकर उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि पंकज ऑनलाइन इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कर रहा है, जिसे सुनकर वह बोलती है, शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश। अरे वो बैरी नहीं, वेरी होता है। वैसे तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? सही पकड़े हैं, सॉरी, वो ज्यादा नहीं आती ना, थोड़ा बहुत पढ़ना बोलना ही आता है। वो तो बस हमेशा से जब भी मैं लोगों को इंग्लिश बोलते या पढ़ते देखती हूँ ना, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी अपना परिचय इंग्लिश में दूँ। नाइस। वैसे इंग्लिश बोलने वाली गरीब पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम अच्छे से इंग्लिश क्यों नहीं सीखती? उसके लिए तो किताबें चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, और मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं कहीं इंग्लिश पढ़ने के लिए जाऊं। खुद का पेट भरने के लिए तो मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तुमने वो बात नहीं सुनी क्या कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है? तुम कोशिश तो करो, थोड़ी मदद मैं कर दूंगा। तुम्हारा इंग्लिश पढ़ने के लिए ये जोश देखकर मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। मैं तुम्हें इंग्लिश की कुछ किताबें दूंगा और पढ़ने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सेठानी आ जाती है और गुस्से से बोलती है, अरे माँ, ऐसे कुछ मत कहो। मैंने इसे काम से बुलाया था। मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी सामान रखने के लिए। अपनी माँ के सामने पंकज असली बात नहीं कह पाता है। कविता सर झुकाए वहां से चली जाती है, लेकिन पंकज की कही बातें उसके दिमाग में घूमती जाती हैं और कविता खुश होकर खुद से कहती है, पता नहीं पंकज जी मेरे साथ मजाक न कर रहे हो। मैंने इतना सब सोच लिया उनकी बातों को सुनकर। क्या सच में मेरा इंग्लिश बोलने का सपना वो पूरा कर देंगे? हे भगवान, कहीं वो मुझे मीठी गोली देकर तो नहीं निकल गए। कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, जो होगा सो होगा। ऐसे ही सोचते सोचते कविता काम में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। पंकज अपनी माँ से छुपता छुपाता कविता की इंग्लिश बोलने और पढ़ने में मदद करने लगता है। पंकज कविता को कई तरीके की किताबें देता है, साथ ही वह उसे एक फोन भी देता है जिसमें इंग्लिश किस तरीके से बोली जाए और किस तरीके से समझी जाए आदि जैसे वीडियो रिकॉर्ड किए हुए थे। कविता सारा दिन काम करती और रात को अपना इंग्लिश बोलने और लिखने का अभ्यास किया करती। देखते ही देखते कविता काफी अच्छी इंग्लिश बोलने और समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कविता अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसकी नजर गांव के सरपंच के साथ खड़े हुए दो विदेशी लोगों पर जाती है, जो इंग्लिश में सरपंच जी से बात कर रहे थे, लेकिन सरपंच जी उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे। तभी कविता वहां जाती है और बोलती है, क्या हुआ सरपंच जी, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं? का बताएं बिटिया, ये तो विदेशी आए हैं गांव में, लेकिन अंग्रेजी में का बोलत हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। रुकिए, मैं बात करती हूँ। डू यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज टेल मी।
कविता को इंग्लिश बोलता देखकर जहां सरपंच हैरान हो जाता है, तो वहीं दोनों विदेशी बेहद खुश हो जाते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद कविता सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, ये हमारा गांव घूमना चाहते हैं। इनको हिंदी नहीं आती, इसीलिए कोई इनकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं इनको घुमा देती हूँ। सरपंच कविता को हाँ कर देते हैं, जिसके बाद कविता उन दोनों विदेशियों को अच्छे से गांव घुमाती है, जिसके चलते वह सेठानी के यहाँ काम पर भी नहीं जा पाती है। 2-3 दिन बाद जब कविता सेठानी के यहाँ काम पर जाती है, तो सेठानी उसे खरी खोटी सुनाकर काम से निकाल देती है। कविता उदास होकर अपने घर जाती है, जहां वह देखती है कि सरपंच गांव के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उनके घर पर बैठा हुआ है। कविता को देखकर सरपंच जी बोलते हैं, कविता बिटिया, ये स्कूल की प्रिंसिपल जी हैं। इनको हमने तुम्हारे इंग्लिश बोलने के बारे में बताया, तो ये तुम्हें स्कूल में अंग्रेजी की मास्टरनी बनाना चाहती हैं। क्या ये सच है? हाँ कविता, जब तुम उन दोनों विदेशियों से इंग्लिश में बात कर रही थी तो मैंने भी तुम्हें देखा था, और मैंने तुम्हें देखकर फिर स्कूल के हेड ऑफिस में बात भी की थी, और स्कूल प्रशासन की मंजूरी से मैं तुम्हें इस गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश की टीचर रखना चाहती हूँ हमारे स्कूल में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो हमको भी नहीं हुआ, जब एक गरीब इतना अच्छा इंग्लिश बोल सकती है। सच में तुम गांव का और अपना नाम रोशन करोगी। थैंक यू सो मच मैम। कविता के इंग्लिश सुनकर सभी के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब कविता गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देती है और अपने गांव और परिवार का खूब नाम करती है।